बाबत चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि संदीप वर्मा है बीजेपी नेता और अखिलेश कटियार है सपा प्रवक्ता और उसके साथ ही निरंजन पोद्दार है राजनीतिक विश्लेषक। सभी हमारे साथ हैं। सुधा मिश्रा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, देखिए अभी अखिलेश कटियार जी से सीधा सवाल पूछा था कि आप सीए के पक्ष में हैं या नहीं है। हालांकि वो उस पर सटीक जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने गोल गोल बातें कर दी। लेकिन अब जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि ये 2019 में मामला पूरा साफ हो गया था, मोहर लग गई थी, सारी बातें एकदम क्लियर हो गई थी। उसके बाद इतना इंतजार किया, 4 साल 3 महीने इंतजार किया, फिर टाइम देखा, टाइमिंग देखी, उस हिसाब से फिर इसको लागू कर दिया है सिर्फ फायदे के लिए, ताकि पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्यों में थोड़ा सा फायदा हो। ये विपक्ष का आरोप है। ऐसा ही है या आपको लगता है कि देखिए किसी तरीके का डर नहीं है बीजेपी को, इस बाबत लागू कर दिया, ठीक है जो होगा देखा जाएगा? निश्चित रूप से दोनों तीनों की चीजें मैं आपके सामने बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल, यानी कि जिसके अंदर मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ, क्या वो कोई भी चीज अपने राजनीतिक फायदे नुकसान को देख करके वो काम नहीं करते? यानी सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, ऐसा थोड़ी होता है कि मूर्खा और बिल्कुलों से परहेज करो। इस चीज को कौन इनकार कर सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक नफे नुकसान को देख करके ही सारी बातें करती हैं, सारे काम करती हैं, सारे वायदे करती हैं। अगर इसके अंदर बात करेंगे तो आज अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी लोगों को रोजगार के अधिकार की गारंटी और वो जो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं? क्या अगर ऐसी बात नहीं थी, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे थे या चुनाव के अंदर लाभ पाने के लिए ये घोषणाएं नहीं की जाती, तो मुझे एक बात बताइए, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र या ये तमाम पत्र निकलते क्यों हैं? ये इसीलिए निकलते हैं ना जनता के सामने अपनी बात करके और जनता से वोटों का लाभ लेने के लिए। तो अगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की वोटों का लाभ करने के लिए अगर कोई काम कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि प्रियंका जी जो विपक्ष बात करता है कितना दोहरा मापदंड करता है। एक तरफ वो कहता है कि आप ये जो सीएए का कानून लेके आ रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इसको आप चुनावी लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इन चुनावों के अंदर वोट कौन देगा? इन चुनावों के अंदर वोट तो भारत की जनता ही देगी ना। इन चुनावों के अंदर वोट कोई कहीं इंग्लैंड से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से तो वोट आएंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जनता इस चीज को अच्छा मानती है, जिसके ऊपर जनता वोट देने के लिए तैयार है, तो फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो अगर अच्छी चीज जनता के फेवर में हो रही है, जिसके लिए जनता इस चीज को अगर मान लीजिए अपने हित में मान करके इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, तो फिर आप भी ऐसा काम कर दीजिए या आप भी ऐसी मांग कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे कानून या जो ऐसी जो चीजें और पेंडिंग चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, तो उन चीजों की आप मांग कीजिए लोगों से। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यही है प्रियंका जी, जिसको कहते हैं ना कि एक बरीक राजनीति होती है और एक संयमित राजनीति होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 में जब सीएए आया था और ये जब कानून का रूप इसने दिया था, पूरे देश के अंदर किस तरीके से इसका एक वातावरण तैयार किया गया था, विरोध की राजनीति खड़ी की गई थी। उस समय इस राजनीति के पीछे कौन था? उस समय इस टोटल जो विरोध की राजनीति के पीछे सारा का सारा विपक्ष था, और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को इस चीज के लिए प्रोवोक किया था कि ये तुम्हारी नागरिकता छीन लेगा या तुम्हें देश के बाहर खदेड़ने का या तुम्हें डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, या तमाम प्रकार की जो भ्रमणा फैलाई गई थी, जिसका लाभ अब भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और मैं आपको बताऊं, किसी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे तब्दील किया जाता है, ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। क्योंकि जिस तरीके से उस टाइम विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की इसी सीएए के मुद्दे पे लेकर के एक हिसाब से समझ लीजिए जमीन गर्म कर दी थी, कहीं ना कहीं इन्होंने उस सीएए के मामले को बिल को पास करवा करके उसको ठंडे बस्ते में रखा हुआ था, और चुनाव के समय ला करके इस समय इन्होंने जब इसकी नोटिफिकेशन जारी किया तो इन्होंने समझ लीजिए आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। अवसर में क्यों कह रहा हूँ? इस बात का उद्देश्य ये है प्रियंका जी कि आज विपक्ष से ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर आज विपक्ष इसका समर्थन करता है तो जो 20% अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सोचेंगे कि हम तो इनसे ठगे हुए महसूस करेंगे, और अगर वो इसको विरोध करते हैं
तो कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समाज है या समझ लीजिए जो प्रसारित समाज है, जिसके अंदर सिख समाज भी है, जिसके अंदर क्रिश्चियन समाज भी है, जिसके अंदर जैन समाज भी है, जिसके अंदर बौद्ध समाज भी है, वो ये सोचेगा कि भाई ये तो इसका मतलब हमारे लोगों के, या जो अफगानिस्तान से जो सिख भाग करके आए थे 350 परिवार तालिबान का राज कायम होते ही जिस तरीके से अपनी जान बचा करके भाग करके आया था, तो क्या सिख समाज ये नहीं चाहेगा कि हमारे उन 350 लोगों को यहाँ गले लगाया जाए, यहाँ से पूरे अधिकार दिए जाए? तो कहने का तात्पर्य ये रहती है आज स्थिति गणित की हड्डी बन गई, ना उगलते बन रहा ना निकलते बन रहा। और इसीलिए जिस तरीके से आप किसी भी विपक्ष की नेता से अगर आप सीधा सवाल पूछ रहे तो वो सीधा जवाब बिल्कुल वही मसला है निरंजन पोद्दार जी। ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है बीजेपी का, उसमें एक अहम पहलू सीए है, और उसी एजेंडे को धार देने के लिए ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने यह फैसला किया लागू करने का। इस बात में कितना दम है? देखिए प्रियंका जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप सृष्टि को जैसा देखना चाहेंगे, आपको सृष्टि वैसी ही दिखेगी। अगर आप सृष्टि को दूषित देखना चाहेंगे, आपको दूषित दिखेगी। हरियाली देखना चाहेंगे, आपको हरियाली दिखेगी। आपको यानी कि हमारे यहाँ सीधी बात आपको एक चीज बता रहा हूँ प्रियंका जी, इस चीज को आप समझ के चलिए कि जिस तरीके से बातें की जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे भारत के जो ऑलरेडी नागरिक हैं वो कहीं विदेशों में जाकर के अपने नागरिकता ले रहे हैं, या कहीं भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, और हम जो है दूसरे देशों के लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर ऐसी बात की जाती है प्रियंका जी, तो इनके ऊपर सब मेरे हिसाब से पहला सवाल तो इनके ऊपर ये बनेगा कि जिस तरीके से भारत के अंदर लगभग समझ लीजिए 15 करोड़ के आसपास घुसपैठिए और रोहिंग्या जिस तरीके से भारत के अंदर बचे हुए हैं, क्या ये उनको भी बाहर खदेड़ने की डिमांड करेंगे कि भाई, क्योंकि संसाधन तो उनके ऊपर भी खर्च हो रहा है ना भारत का। अगर मान लीजिए उनको ये खदेड़ने की बात करें कि इनको बाहर खदेड़िए, क्योंकि ये हमारे देश के दलितों का, हमारे देश के अल्पसंख्यकों का, हमारे देश के पिछड़ों का ये संसाधन यूज कर रहे हैं, और वो उनके संसाधनों में से कटौती हो रही है, तब तो इनकी बात में मानी जाएगी कि ये ईमानदारी से यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये उनको कहेंगे, रोहिंग्याओं को कहेंगे कि भारत को शरण देनी चाहिए, लेकिन जो वहां पे ये जो इस देश की जो मूल जो इस देश के धर्म है, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, उनको नागरिकता देने के मामले में अगर ये कहे कि यहाँ संसाधन कम पड़ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से दोहरा मापदंड, और जनता को कहीं भी ये चीज कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए प्रियंका जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि जो बार अभी भी मेरे हिसाब से ये विस्फोट कर रहे हैं कि लोगों को बाहर से लाया नहीं जाएगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ पे आ चुके हैं, उन्हीं को केवल और केवल यहाँ पे प्रमाण दिया जाएगा कि वो भारत के नागरिक हैं। उनके राशन कार्ड बनेंगे, उनके आधार कार्ड बनेंगे, उनके तमाम दस्तावेज बनेंगे, जिससे वो अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवा सके, यहाँ राशन की लाइन में बच सके, यहाँ किसी चीज के लिए नौकरी के लिए आवेदन करते। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि, और उसके अंदर कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि भाई 140 करोड़ की पब्लिक के अंदर 140 करोड़ की पब्लिक ऐसी है, उसके अंदर आप देखेंगे वो बमुश्किल 60 से 70 लाख लोग अभी तक आके जा रहे हैं इस टाइप के, जो वहां से अभी शरणार्थी कैंपों में भारत के अंदर बैठे हुए। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर 140 करोड़ लोगों में 1 करोड़ लोग और बढ़ जाते हैं तो इतना संकोच। दूसरी तरफ मैंने आपको क्या बोला कि जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, तो जिस तरीके से रोहिंग्या वहां से म्यांमार से आकर के भारत के अंदर पूरे झुंड के झुंड उन्होंने कलोनियां बसा ली, अगर उनके संसाधनों में फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 15 करोड़ घुसपैठियों से संसाधनों के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, तो इन 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों से संसाधनों पे कितना फर्क पड़ जाएगा, ये तो जनता को सहज ही मेरे हिसाब से अंदाजा लग जाना चाहिए। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, देखिए यहाँ तो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया सीए। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो पश्चिम बंगाल को सौगात देते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पिछले कुछ दिनों में लगभग 2 बार वहां का दौरा उन्होंने कर लिया। 1 मार्च से लेकर अभी अगर देखा जाए तो 7 और 8 मार्च के बीच में, विमेंस डे पर भी खास तौर पर, फिर उसके बाद पूर्वी राज्यों के दौरे पर भी रहे। तो सब कुछ देख सुन समझने के बाद ये फैसला लिया, क्योंकि इस सीए के चलते सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्यों में पड़ना है। निश्चित रूप
से प्रियंका जी, देखिए आपका टेलीविजन लाखों लोग देखते हैं, आपका चैनल, और इसके अंदर जो आपने अभी सवाल पूछा था कि इससे समानता का अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं उसमें हनन होता है। हाँ। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आपके दर्शकों को इस चीज की पूरी जानकारी मिले। देखिए ऐसा है, ये सवाल बहुत जगह उठाया जा रहा है, लेकिन मैं इसका प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, जो बिल्कुल तथ्य और लॉजिक के आधार पे। पहली बात तो ये है कि जो समानता का अधिकार है प्रियंका जी, वो इस देश के नागरिकों के लिए है। और ये जो सीए है, इसके अंदर इस देश के नागरिकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ना किसी, ये यहाँ के जो नागरिक है, वो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, यानी कि किसी के ऊपर भी सीएए का कोई प्रभाव नहीं है, ना तो नकारात्मक है ना सकारात्मक है। ये प्रभाव उनके ऊपर डालेगा जो 2014 दिसंबर से पहले भारत के अंदर यहाँ शरणार्थी शिविरों के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर के शरणार्थी शिविरों में बैठे हुए हैं और यहाँ नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि वो अभी तक वो विदेशी नागरिक है और उनको नागरिकता देने का ये कानून है। और इसके अंदर आप मुझे बताइए कि जब ये भारत के नागरिकों के ऊपर ठीक है, मतलब नागरिकों में विभेद करने वाली बात कहाँ हो गई। और रही बात यहाँ पे, इसमें कहा जाता है कि मैं आपने इसमें मुस्लिमों को जगह क्यों नहीं दी, इसके अंदर आपने मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा। तो आपको मैं बताऊं प्रियंका जी, ये चीज कॉमन सेंस की बात है कि सन 1947 के अंदर जब देश के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उस समय स्वेच्छा से जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे, या उसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, वो जो लोग चले गए थे। अब मुझे एक बात बताइए, जब वो 1947 में स्वेच्छा से वहां चले गए, उनको वापस क्यों लाया जाए? उनको वापस लाने के लिए उनके लिए रास्ते क्यों खोले जाए? ये भी सवाल बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है। और अब जो आपने सवाल किया था उसका जवाब देना चाह रहा हूँ प्रियंका जी। उसका जवाब देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सोच समझ करके, और आज की तारीख में जो दूर की कोड़ी, यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से जिसको कहते हैं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से ये सोचना चालू करते हैं, कि जिस तरीके से 2019 के अंदर सीएए लागू हुआ, तमाम विपक्ष ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने सीएए के ऊपर सरकार को रोल बैक करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चतुराई इतने समझ लीजिए इतनी कुशल है कि उन्होंने इस चीज को उठा करके, इस तीर को उन्होंने आज के टाइम के लिए उन्होंने बचा के रखा हुआ था कि ये हम चुनावों की घोषणा से ऐन पहले इस तीर का हम अनुसंधान करेंगे और ये सीधा निशाने पे जाकर लगेगा। और आज मेरे हिसाब से ये तीर इन्होंने जिस तरीके से अनुसंधान किया है इसका, तो आज ये बिल्कुल निशाने पे लगा। और आज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है वो ऐसी स्थिति में आ गया कि वो एक तरफ पड़े हुआ, एक तरफ खाई, यानी कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर विरोध करता है तो बहुसंख्यक समाज के अंदर तुष्टिकरण की उनकी एक मैसेज चला जाएगा, और अगर वो इसका समर्थन करता है तो अल्पसंख्यक समाज जिसका ये वोट बैंक अपने पाने में लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर मैं सीएए लागू नहीं होने दूंगी, उनके भी प्रवक्ता उनकी पार्टी भी और सदैव जवाब दे रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, निश्चित रूप से गले की फांस तो ये कानून उनके लिए भी बन गया है ना निरंजन पोद्दार जी, गले की फांस तो ये कानून उनके लिए भी बन गया है। वो भी अब इस पर खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। कौन? ममता बनर्जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, तमाम विपक्ष के लिए मैंने बोला है कि जहां तमाम विपक्ष, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर शिवसेना जैसे दल जो कभी आप ये समझ लीजिए हिंदुत्व की राजनीति का झंडा बरदार हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक समझ लीजिए गले में जाकर के अटक गया है ये मामला। क्योंकि अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो अपने इंडिया अलायंस से विपरीत उनकी लाइन हो गई, जो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए हादसे का एक कारण बनेगी। और अगर वो इसका पक्ष करते हैं तो अगर सीए का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनकी स्थिति वो हो जाएगी ना हम घर के ना हम घाट के। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, देखिए ये बात हालांकि संदीप जी उसको समझा पा रहे हैं, वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन
असल मसला तो आमजन को समझाना है ना। हमने मणिपुर के हालात देखे, असम, मेघालय, यहाँ पे देखिए आप नौकरियों के कितने संसाधन हैं, उससे भी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ऊपर से जो सरकारी नौकरियां हैं या सरकारी जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, उस बाबत जब संख्या बढ़ती है, अगर 20 लाख लोगों जो अनुमान अभी तक सामने आया है, जो आंकड़ा अभी तक सामने आया, हालांकि मुझसे शायद ज्यादा ही होगा, तो अगर 20 लाख लोगों को नागरिकता मिलती है तो जाहिर है कि उन सरकारी नौकरियों पर, सरकारी संसाधनों पर उनका भी अधिकार बन जाता है। भाई थाली तो वही है ना, और सब्जी भी उतनी है, रोटी भी उतनी है, और जब उसमें परिवार में संख्या बढ़ जाएगी तो फिर आपको संसाधन भी तो उस लिहाज से उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर संसाधन उतने ही रहे और सदस्य अगर बढ़ गए तो फिर तनाव की स्थिति खड़ी हो सकती है। देखिए प्रियंका जी, मेरा जहां तक समझना है वो यार जितना मैं अभी समझ पाया हूँ, जिस तरीके से सीएए जब लागू हुआ था और उसके बाद में जो तमाम विरोध प्रदर्शन जब से लेकर के आज तक इस चीज का विरोध होता आ रहा है, मेरे हिसाब से संसाधनों को लेकर के किसने भी विरोध नहीं किया है। विरोध इस बात को लेकर किया गया है कि इसके अंदर आपने मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया, इसके अंदर केवल आपने गैर मुस्लिमों को ही क्यों शामिल किया गया है। देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए आपको विरोध के लिए विरोध करना है तो फिर आप ये कहिए कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने, ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया, ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लेकिन अगर वास्तव में अगर आपकी बात समझी जाए तो मेरा ये मानना है कि केवल और केवल विरोध का जो कारण रहा है वो ये है, आज भी जो ममता बनर्जी जिस तरीके से विरोध कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर विरोध की बात कर रही है, तो वो ये नहीं कह रही है कि मेरे पश्चिम बंगाल में संसाधनों की कमी है या संसाधन मेरे पास सीमित है और हम इनको बाकी लोगों को संसाधन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। आज भी वो ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि उनको कुछ लोगों को समझ लीजिए कुछ लोगों को तुष्ट करना है, यानी कि उनकी तुष्टिकरण करना है, मेरा ये मानना है। और रही बात संसाधनों की, तो मैंने आपको एक चीज और बताई प्रियंका जी कि ये जो नागरिक बन जाएंगे, इनके पहचान पत्र बन जाएंगे, इनके जब जिसको कहते हैं आधिकारिक रूप से संसाधनों पे इनके अधिकार बन जाएंगे। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ जो 15 करोड़ 20 करोड़ अनुमान बता रहा हूँ, 15-20 करोड़ जो अवैध रूप से यहाँ घुसपैठियों के रूप में रह रहे हैं या रोहिंग्या की जो बस्तियां बन गई, जिनके कोई आधार नहीं है, जिनके कोई कागजात नहीं है, जिनके कोई प्रमाण नहीं है, जो आज आप ये समझ लीजिए तमाम आपराधिक गतिविधियों के अंदर शामिल है। अगर जो संसाधन का प्रलाप करने वाले लोगों ने आज तक उस चीज के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि संसाधन तो कहीं ना कहीं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एक सरकारी नौकरी को छोड़ के बाकी के जो भी संसाधन है, चाहे भूमि का संसाधन है, चाहे जल का संसाधन है, चाहे वस्त्र का संसाधन है, चाहे खाद्यान्न का संसाधन है, तो संसाधन तो वो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे ना। चाहे परिवहन का संसाधन है, चाहे स्वास्थ्य का संसाधन है, चाहे शिक्षा का संसाधन है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे जो संसाधनों की बात करके इस सीएए के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उनकी मंशा के ऊपर उंगली उठती है, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है, मैं अगर कहने का मतलब ये हुआ कि मंशा बीजेपी के साथ है, लेकिन विपक्ष अब इसको किस तरीके से बुनाता है ये भी देखना होगा, लेकिन अब उसके साथ साथ सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचना भी आवश्यक है। शुक्रिया संदीप वर्मा जी, अखिलेश कटियार जी, निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।